नेशनल अफेयर्स DOFPD ने भारत में IG इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को अधिसूचित किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनाज, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शरबत, गन्ना और चीनी, बीट जैसे फीड स्टॉक से पहली पीढ़ी IG इथेनॉल के उत्पादकों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए एक संशोधित योजना को अधिसूचित किया है। वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाएगा। उनकी इथेनॉल आश्वासन क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना के प्रस्तावक है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए दोहरी फीड स्टॉक के लिए भट्टियों पर आधारित गुड़ को परिवर्तित करना। पहला, योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य 2025 तक जीवाश्म ईंधन के साथ इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करना है। यह प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। कच्चे तेल के आयात बिल को कम करेगा। सेकंड, संशोधित योजना के हिस्से के रूप में सरकार 5 साल के लिए ब्याज अधीनता का वहन करेगी। यह INR 40,000 करोड़ का निवेश लाने की उम्मीद है। विभिन्न फीड स्टॉक से प्राप्त इथेनॉल के लिए निश्चित पारिश्रमिक मूल्य। भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए सरकार आश्वासन को प्रोत्साहित कर रही है। थर्ड, यह योजना के लाभ है। इथेनॉल के लिए अतिरिक्त चीनी के मोड़ की सुविधा देगा। किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करे, विशेष रूप से मक्का लेने के लिए जिन्हें गन्ना और चावल की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। किसानों की आय में वृद्धि होगी और यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उसकी फसलों के बेहतर दाम मिले। फोर्थ, गन्ना और इथेनॉल के उत्पादन मुख्य रूप से 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में केंद्रित है। देश के विभिन्न हिस्सों में नए डिस्टिलर्स इथेनॉल के वितरण उत्पाद को सुनिश्चित करेगा, जिससे परिवहन लागत में बचत होगी। 2025 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने और रासायनिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत को 1200 करोड़ लीटर शराब इथेनॉल की आवश्यकता होगी। पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण प्रतिशत 2013-14 में 1.53% से बढ़कर 2022 में 10% हो जाने की उम्मीद है। यह अपेक्षित है कि वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 में लगभग 325 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति 8.5% सम्मिश्रण स्तर प्राप्त करने के लिए OMC को आपूर्ति की जाएगी। हाल के संबंध में समाचार। 30 दिसंबर 2020 को भोरम देव सहकारी सखार उत्पक करकन मर्यादित एक चीनी मिल ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम कवर्धा में BSSUKM में PPP मॉडल के तहत भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में। DOFPD उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक विभाग है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे। सक्षम 2021 अभियान का उद्घाटन MOPNG सचिव तरुण कपूर ने किया। सक्षम 2021 पुरस्कार प्रस्तुति। नई दिल्ली स्थित पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने और जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं को क्लीनर ईंधन की ओर जाने के लिए मनाने के लिए 16 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के बीच एक महीने लंबे पैन इंडिया अभियान सक्षम 2021 का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में सचिव पेट्रोलियम एक प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG और अध्यक्ष PCRA तरुण कपूर ने किया। अभियान की टैगलाइन ग्रीन और क्लीन एनर्जी। थर्ड, कार्यक्रम के दौरान एनर्जी एफिशिएंट PNG पॉइंट नेचुरल गैस स्टोव के प्रचार के लिए PCRA और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किए गए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) अभियान का एजेंसी को आयोजन कर रहा है। प्रमुख बिंदु: अभियान में तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर द्वारा बड़ी संख्या में गतिविधियां देखी जाएगी। यह गतिविधियां PCRA द्वारा एक नोडल संगठन के रूप में योजनाबद्ध, समन्वयित और निगरानी की जाएगी। गतिविधियों में साइक्लोथॉन, किसान कार्यशालाएं, सेमिनार, CNG वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता आदि शामिल है, जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। साइक्लोथॉन 300 शहरों में आयोजित किया जाएगा। PCRA छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग, क्विज और निबंध प्रतियोगिता 23 भाषाओं में उसका भी आयोजन किया जाएगा। ईंधन के संरक्षण से कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। तेल और गैस संरक्षण के लिए सक्षम 2021 पुरस्कार: तरुण कपूर ने तेल और गैस संरक्षण के लिए राज्य सरकारों और तेल कंपनियों को मान्यता देने के लिए सक्षम 2021 पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। उन्होंने KMPL किलोमीटर प्रति घंटा सुधार के लिए STU राज्य परिवहन उपक्रम से भी सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित तालिकाएं महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची दिखाता है। पुरस्कार वर्ग और विजेता: SLC के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार श्रेणी फर्स्ट बड़ा राज्य, विजेता SLC तमिलनाडु और पुडुचेरी। SLC के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार श्रेणी 2 छोटा राज्य SLC चंडीगढ़। राज्य सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार श्रेणी 1 में बड़ा राज्य तमिलनाडु। राज्य सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार श्रेणी 2 छोटा राज्य चंडीगढ़ है। अपस्ट्रीम सेक्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC। OMC के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार मध्य प्रदेश बीना में स्थित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड BORL में रिफाइनरियों के लिए पैट साइकिल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य पुरस्कार के लिए यहाँ क्लिक करें। हाल के संबंधित समाचार: 1 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री MOEFCC प्रकाश जावड़ेकर ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन LEADIT द्वारा आयोजित 2020 उद्योग संक्रमण नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 21 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में JSA सेकेंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन अभियान शुरू किया। अभियान का जागरूकता सृजन चरण दिसंबर 2020 के मध्य से मार्च 2021 तक टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के साथ चलेगा। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यालय नई दिल्ली। EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, यह बिजली मंत्रालय के तहत PSU का एक संयुक्त उद्यम JV है। अध्यक्ष राजीव शर्मा, मुख्यालय नई दिल्ली है। रेल मंत्रालय ने रेक के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन के लिए लौह अयस्क नीति 2021 जारी किया। 16 जनवरी 2021 को रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क नीति 2021 जारी की, जो 10 फरवरी 2021 से प्रभावी रेक ट्रेन के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन को निर्यातित करेगी। नीति का उद्देश्य लौह अयस्क ग्राहकों को पूर्ण रसद सहायता प्रदान करना है, जिससे लोहा और इस्पात उद्योग को मदद मिलेगी। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इस नई पॉलिसी की विशेषता को रेक अटॉलमेंट सिस्टम मॉड्यूल में अपडेट करेगा। नई नीति की आवश्यकता:
स्टील का उत्पादन गंभीर रूप से लोहे और अन्य कच्चे माल के परिवहन पर निर्भर है। लौह अयस्क के परिवहन की एक सहज और सरल प्रक्रिया एक बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए रेल मंत्रालय इस नई नीति के साथ सामने आया है। विशेष रूप से 2019-20 में कुल 1210 मिलियन टन माल लदान का लगभग 17% लौह अयस्क और स्टील को खाता है। लौह अयस्क रेलवे की यातायात को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रवाह है। व्यापार करने में आसानी के लिए रेलवे द्वारा प्रलेखन की जांच को हटा दिया गया है। स्क्रूटनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कार्यकारी निदेशक रेल आंदोलन कोलकाता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार EDRM कार्यालय कोलकाता की नई नीति की कोई नियामक भूमिका नहीं होगी। CBT केंद्रीय परिवहन बोर्ड। CBT केंद्रीय परिवहन बोर्ड गैर CBT ग्राहकों में ग्राहकों की प्रोफाइल के आधार पर मौजूदा वर्गीकरण को भी हटा दिया गया है। घरेलू विनिर्माण गतिविधि के लिए लौह अयस्क यातायात की आवाजाही के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू विनिर्माण गतिविधि के लिए लौह अयस्क यातायात की आवाजाही के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में नई दिल्ली में 1986 में स्थापित CRIST ने IT सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों और रेल मंत्रालय के तहत अनुभवी रेलवे कर्मियों को एक संगठन है। यह भारतीय रेलवे की सूचना प्रणाली को डिजाइन, विकसित, कार्यान्वित और बनाए रखता है। नोट: ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाल के संबंध में समाचार। 6 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित 115 वर्षीय नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। भारत सरकार ने वाराणसी रेलवे खंड उत्तर प्रदेश पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांतुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम करने पर सहमति व्यक्त की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय अलाप्पुझा केरल में शुरू किया गया। अलाप्पुझा केरल में विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाली भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउसबोट पर्यटन केंद्रीय अलाप्पुझा केरल में लॉन्च किया जाना तय है। न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बिल्डिंग को लेबर मूवमेंट म्यूजियम में बदल दिया गया है। संग्रहालय का निर्माण INR 9.95 करोड़ की बजट के साथ किया गया है और संग्रहालय में नवीनीकरण के 97% कार्य पूरे हो चुके हैं। संग्रहालय पोर्ट और कॉयर संग्रहालयों के साथ शहर की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है। यह चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों को चित्रित करेगा जिससे दुनिया भर में श्रमिक आंदोलन के विकास को आकार दिया जा रहा है। अलाप्पुझा, जो भारत में श्रमिक आंदोलन का उद्गम स्थल है, इसे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के दूसरे 100 दिवसीय कार्यालय के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। संग्रहालय अलाप्पुझा हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट का एक अभिन्न हिस्सा है। पूर्व में बोल्काट ब्रदर्स द्वारा संचालित केरल स्टेट कॉयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भवन कॉयर इतिहास का संग्रहालय बन जाएगा। प्रसिद्ध संरक्षण वास्तुकार डॉक्टर बेनी कुरिकोज अलाप्पुझा में हेरिटेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए कई बहाली कार्य कर रहे हैं। हाल के संबंधों में समाचार। 12 अक्टूबर 2020 को केरल सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र के पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल बांध इडुक्की बांध केरल में है। पेरियार नदी पे इदमलायार बांध इदमलायार नदी पे। रामसर स्थल वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्तम कोट्टा झील, अष्टमुड़ी झील सब केरल में है। INMAS ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षित को CRPF को सौंप दिया। 18 जनवरी 2021 को बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल बाइक एम्बुलेंस अर्थात रक्षिता को परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा INMAS द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को नई दिल्ली में CRPF मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान सौंप दिया गया है। रक्षिता को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 cc पर बनाया गया। इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक DS और महानिदेशक DG जीवन विज्ञान LSDRDO डॉक्टर अजय कुमार सिंह को DG CRPF डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी ने सौंपा था। इस अवसर पर 21 बाइक की टुकड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। INMAS दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला है। रक्षिता के लाभ भारतीय सुरक्षा बल और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कम तीव्रता वाले संघर्ष वाले क्षेत्रों से घायल रोगियों को निकालने के लिए जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में समस्याओं का सामना करते थे। अब रक्षिता की मदद से वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों और दूर दराज के स्थानों में आसानी से पहुंच सकते हैं जहां एम्बुलेंस चलाना एक बाधा है। रक्षिता की विशेषता, इसमें एयर स्प्लिंट मेडिकल और ऑक्सीजन किट के साथ एक एकीकृत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली है। यह एक कस्टमाइज किए गए रिक्लाइनिंग कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट के साथ लगाया गया है जिसे आवश्यकता अनुसार फिट किया जा सकता है। अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं हेड इमोबिलाइजर, सेफ्टी हार्नेस, जैकेट सुरक्षा के लिए हाथ और पैर की पट्टियां, ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मापने वाले उपकरण। रोगी को डैशबोर्ड पर लगे LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर नज़र रखी जा सकती है। हाल के संबंधित समाचार। 19 से 20 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद, तेलंगाना
में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज ने सफलतापूर्वक QRNG विकसित किया है। क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर में यादृच्छिक क्वांटम घटना पता लगाने और उन्हें द्विआधारी अंकों में एक धारा में बदलने की क्षमता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, मुख्यालय नई दिल्ली। TRIFED ने जनजातीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए IFFDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वाणिज्यिक शाखा ने जनजातीय लोगों की आजीविका सृजन का बढ़ावा देने के लिए इंडियन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। TRIFED के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण और IFFDC के प्रबंध निदेशक SP सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौते के हिस्से के रूप में संगठन आदिवासी कारीगरों को अपने उद्यमिता कौशल और व्यावसायिक विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वे कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों और जनजातीय विकास प्रयासों को पहचान और कार्यान्वित करने के लिए सहयोग करेंगे। IFFDC जनजातीय किसान उत्पादक संगठन के प्रचार में TRIFED की सहायता करेगा। दूसरा, संस्थानों के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी पहचान की गई है और IFFDC नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्रह और विपणन के लिए TRIFED से जुड़े प्राथमिक कृषि वानिकी सहकारी समितियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और समुदाय आधारित संगठन को बढ़ावा देगा। हाल के संबंधित समाचार। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 के अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइबल इंडिया मार्केट प्लेस लॉन्च किया। यह भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार है। भारत कृषि वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड IFFDC के बारे में अध्यक्ष उमेश त्रिपाठी, मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। भारत और जापान ने कुशल श्रमिकों के आंदोलन पर MOC पर हस्ताक्षर किया। कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान ने निर्दिष्ट कुशल श्रमिक प्रणाली के संचालन के लिए 18 जनवरी 2021 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOC आवश्यकता कौशल के साथ भारतीय श्रमिकों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और जापान में संविदात्मक आधार पर रोजगार पाने के लिए जापानी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करता है। इस समझौते के तहत कुल 14 क्षेत्र शामिल है। इस MOC पर हस्ताक्षर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2021 को मंजूरी दी थी। इस पर विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला और जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख बिंदु। दोनों पक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों का एक संयुक्त कार्यकारी समूह स्थापित करेंगे। समझौते द्वारा कवर 14 क्षेत्र हैं: नर्सिंग देखभाल सामग्री प्रसंस्करण, औद्योगिक मशीनरी विनिर्माण, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी निर्माण, जहाज निर्माण और जहाज से संबंधित उद्योग, विमानन, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य और पेय विनिर्माण, खाद्य सेवा उद्योग, आवास, ऑटोमोबाइल रखरखाव और भवन की सफाई। पहले भारत जापान समझौता। 2016 में दोनों पक्षों ने भारत कॉलेजों में जापान भारत इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और जापानी एडेड कोर्स के माध्यम से जापानी शैली के विनिर्माण कौशल के साथ 10 साल से अधिक के 30,000 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए विनिर्माण कौशल हस्तांतरण संवर्धन कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2017 में दोनों देशों ने भारतीय तकनीकी युवाओं को जापान में इंटर्नशिप का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए तकनीकी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम समझौता पर हस्ताक्षर किए। कुल 13 JIM और 5 JEC पहले से ही चालू है। जापान के बारे में। राजधानी टोक्यो, जापानी येन, मुद्रा येन।
भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की। भारत ने 6 MHC की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध समझौते के तहत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल अनुबंध मूल्य के साथ ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की एक खेप की आपूर्ति की है। 2 MHC मरघेरा बंदरगाह से इटली पहुंचा। 18 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतारा गया। चाबहार विकास चरण 1 के शहीद बेहेश्ती बंदरगाह पर परिचालन, यंत्रीकरण और संचालन के लिए कुल मूल्य $85 मिलियन के साथ 23 मई 2016 को इस्लामिक गणराज्य ईरान और भारत गणराज्य के बीच एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष परियोजना वाहन अर्थात भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत शामिल किया गया था। बैंकिंग एंड फिनांस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यस बैंक की यस MSME के लिए एक प्रस्ताव की शुरुआत की। 18 जनवरी 2021 को MSME के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली तरीके से यस बैंक के यस MSME को लॉन्च किया। यह MSME को धन और ज्ञान भागीदारी और डिजिटल समाधान की गति और आसान पहुंच के साथ मजबूत करने का एक व्यापक प्रस्ताव है। यह INR 5 करोड़ तक संपार्श्विक निःशुल्क वित्त पोषण की पेशकश करेगा। यह MSME का उद्देश्य अपने व्यापार का विस्तार करने, गति बनाए रखने और विकास को गति देने के लिए MSME का समर्थन करेगा। मुख्य लोग नितिन गडकरी ने श्री प्रशांत कुमार MD और CEO यस बैंक की उपस्थिति में प्रस्ताव को शुभारंभ किया। यस MSME के बारे में प्रसार और समाधान। यस MSME के तहत MSME के व्यवसाय और व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के उद्यमियों का पोषण और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्यूरेट प्रदान किया जाता है। MSME को रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल ट्रेड और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लेंडिंग, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, कस्टमाइज्ड और डिजिटल सॉल्यूशंस के जरिए सपोर्ट दिया जाता है। MSME के क्षेत्र में GDP योगदान को बढ़ाने के लिए एक सार्थक प्रयास के लिए अद्वितीय प्रयास अभी तक एक और कदम है। यह कोविड-19 के बाद के 30% से 50% के दायरे में आया क्योंकि भारत सरकार ने इसकी कल्पना की है। मुख्य भेदक तत्व उधार। यह तत्व सरकारी योजना, व्यापार और वित्त, SME, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आदि जैसे आसान आधार चैनलों के साथ MSME प्रदान करता है। यह GST, ITR विवरण भी जल्दी प्राप्त करेगा। सही बचत खाते, सावधि जमा, स्वीप में चालू खाता, फोकस्ड प्रोग्राम, यस प्रीमियम, यस फर्स्ट बिजनेस और एसेट्स केंद्रीय लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम। तो माथा पर लगे निकली थी है ये ना ले पकड़।
नारियल के तेल गरम करन है। और ठंडा कर नारियल गरम कर। उधार हमें मॉफलर दे देना। तो यह तत्व सरकारी योजनाओं, व्यापार और वित्त, एसएमई प्रारंभ क्या दे दो, सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ आदि जैसे आसान उधार चैनलों। यह रहने दो, हम ऐसे करके पढ़ रहे हैं। सहेजें बचत खाते, सावधि जमा, स्वीप में चालू खाता, फोकस्ड प्रोग्राम, यस प्रेमियों, यस फर्स्ट बिजनेस और एस केंद्रीय लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम। सरल करना, यस स्पार्क के तहत स्टार्टअप 5 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकता है। डिजिटल अनुप्रयोग, यस एमएसएमई, यस ट्रस्टकट, फिनटेक भागीदारी और डिजिटल पेरोल समाधान साथी। इनमें से 700 से अधिक उद्योग संघों से जुड़े मजबूत बाजार संबंध बनाने के लिए एक सहयोग समाधान। यस बीज कनेक्ट, रक्षा करना, यह व्यापार, बीमा उत्पाद और व्यक्ति जीवन स्वास्थ्य समग्र प्रदान करता है। धन समाधान और निवेश लाभ, यह एमएसएमई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक सूक्ष्म खंड वाली सेवाएं प्रदान करता है। एमएसएमई कम टर्न अराउंड टाइम एटीएटी और कम प्रलेखन के साथ पूंजी प्राप्त करते हैं। यह उद्योग की प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार के साथ ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है, जिसमें निगमन, कर दाखिल, पेरोल प्रबंधन अन्य शामिल है। 18 से 22 जनवरी 2021 से एसएमई कार्निवल के दौरान कई ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम और डीलर के ओईएम भागीदारी के माध्यम से भागीदारी सक्रिय होती है। हाल के संबंध में समाचार, 2 दिसंबर 2020 को रेजरपे और पेपाल ने भारतीय एमएसएमई और फ्रीलांसरों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए भागीदारी की। यह कोड एक पंक्ति लिखने की आवश्यकता को हटाता है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार। इसका गठन 2014 में हुआ था। टैगलाइन इसका है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। चैटबॉट है यस रोबोट। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान 2021 सम्मानित किया गया। 16 जनवरी 2021 को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से उनके लेखन और साहित्य के लिए साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह का आयोजन हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा किया गया था। मुख्य बिंदु, यह पुरस्कार उत्तराखंड की राजधानी बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में दिया गया। कनाडा में भारत में उच्चायुक्त अजय बिसरिया भी इस समारोह में उपस्थित थे। रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में पुस्तक, उन्होंने 75 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया जिनका कोई राष्ट्रीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी पुस्तकों में शामिल है दूसरों के बीच में डॉक्टर कलाम के ड्रीम तट, टोड लेट यू स्लीप, बेस्ड
ऑन द लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट सकारात्मक सोच स्वामी विवेकानंद लाइफ ट्रायल जर्मन संस्करण न्यूरेन वुंसच। उनके कहानी संग्रह जस्ट ए डिज़ायर एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट में प्रकाशित हुआ था। पुरस्कार वह सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है। बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से साहित्य गौरव सम्मान और भारत गौरव सम्मान दुबई सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस अवार्ड। वह नेपाल के हिमालय गौरव सम्मान के प्राप्तकर्ता भी हैं। ई गवर्नेंस के लिए मोटा को स्कोच चैलेंजर अवार्ड 2021 शासन में पारदर्शिता के लिए MOPR प्राप्त हुआ। 16 जनवरी 2021 को 17वें स्कोच समिट स्कोच पब्लिक पॉलिसी फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसके दौरान स्कोच ग्रुप द्वारा स्कोच अवार्ड 2021 को विभिन्न मंत्रालयों को प्रस्तुत किया गया था। ये निम्नानुसार विस्तृत है। मोटा को अपनी पहल के लिए ई गवर्नेंस और 3 गोल्ड अवार्ड के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड मिला। ई गवर्नेंस में स्कोच चैलेंजर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा को प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय को लगातार दूसरे वर्ष स्कोच चैलेंजर अवार्ड मिला। इसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मोटा ने प्राप्त किया। 3 स्वर्ण पुरस्कार। मंत्रालय ने अपनी पहल के लिए 3 गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त किए। आइस स्तूपा का उपयोग करके जल प्रबंधन में अभिनव डिजाइन के माध्यम से आदिवासी ग्रामों का पर्यावरण पुनर्वास। आइस स्तूपा ग्लेशियर ग्राफिक्स तकनीकी का एक रूप है जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाता है, जिसका उपयोग शंकुधारी आकार के बर्फ के ढेर के रूप में सर्दियों के पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। गर्मियों के दौरान जब पानी की कमी होती है तो आइस स्तूप फसल के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पिघल जाता है। इसका आविष्कार सोनम वांगचुक ने लद्दाख में किया था। स्वास्थ्य जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल प्रदर्शन डैशबोर्ड भारत को बदलने वाली आदिवासियों को सशक्त बनाना है। यह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर द्वारा प्राप्त किए गए थे। अर्जुन मुंडा ने मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों और पहलों में पर एक पुस्तिका भी जारी की। MOPR ने शासन में पारदर्शिता के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंचायती राज संस्थानों में प्रदर्शन में सुधार, बेहतर पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इसकी IT नेतृत्व वाली पहलों को मान्यता देने के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड गवर्नेंस में पारदर्शिता को पंचायती राज मंत्रालय के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सुनील कुमार सचिव MOPR द्वारा प्राप्त हुआ। कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए दक्षिणी रेलवे को स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। दक्षिण रेलवे को कोविड-19 के जवाब में उत्कृष्टता की श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड प्राप्त किया गया। यह रेल डंडोरा ऐप है जिसे शासन की उत्कृष्टता की श्रेणी में 4था स्थान मिला। रेल मदद भारतीय रेलवे की शिकायत निवारण पोर्टल ने शासन की उत्कृष्टता की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। हाल के संबंधित समाचार। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के जिले परिषद प्राथमिक विद्यालय परितबाड़ी के शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले ने $1 मिलियन वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता। 8 दिसंबर 2020 को इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनसिटेड द्वारा 2020 में UNCTAD निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता। स्कोच चैलेंजर अवार्ड के बारे में इसे 2003 में एक स्कोच ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। स्कोच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर
अपॉइंटमेंट एंड रिजाइनेशन। विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 18 जनवरी 2021 को आरबीएल बैंक का निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी गई। आहूजा की 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी। यह 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के लिए इससे पुनः नियुक्ति की सिफारिश की। विश्ववीर आहूजा के बारे में, वह 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। जुलाई 2010 में आरबीएल बैंक में शामिल होने से पहले वह 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका भारत के एमडी और सीईओ थे। उनके पास 38 से अधिक वर्षों तक अनुभव है और बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन और व्यवसाय प्रबंधन में विशेषता है। आरबीएल बैंक के बारे में, इससे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। पहले रत्नाकर बैंक, आरबीएल बैंक को पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। टैगलाइन अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक का टैगलाइन अपनों का बैंक। स्थापना 1946 में किया गया था। चैटबॉट इसका आरबीएल केयर्स है। एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। अडानी समूह और टोटल एसी ने यूएसडी 2.5 बिलियन डील पर हस्ताक्षर किए। अडानी ग्रीन एनर्जी में टोटल एसी 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। अडानी समूह और टोटल एसी ने 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1800 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में टोटल 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा टोटल को एजीईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर सीटें मिलेगी और टोटल एजीईएल के स्वामित्व वाली ऑपरेटिंग सोलर एसेट्स के 2.35 गीगावाट पोर्टफोलियो में कुल 50% का अधिग्रहण करेगी। टोटल और अडानी समूह के बीच यह तीसरा साझेदारी है। ऑर्बिच्युअरी। पद्म अवार्डी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीतकार 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 17 जनवरी 2021 को उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान महान भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीतकार का 89 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रामपुर सहसमान घराने के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। उनका जन्म 3 मार्च 1981 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वह पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में कैरियर, उन्होंने मराठी में अपने गीत चंद प्रीतिचा के साथ संगीत उद्योग में पदार्पण किया। 1957 से वह
मराठी और गुजराती फिल्मों के लिए एक पार्श्व गायक बन गए। उन्होंने उमर-ए-जान, भुवन सोम और बदनाम बस्ती जैसे फिल्मों के लिए गीत गाए। मार्गदर्शन: उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग के प्रमुख गायकों लता मंगेशकर, गीत दत्त, आशा भोसले, हरिहरन, ए.आर. रहमान और सोनू निगम अन्य का उल्लेख किया। जीवनी: उन्होंने नम्रता गुप्ता के साथ अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था ए ड्रीम आई लिवेड अलोन। पुरस्कार: उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और कला के लिए 2018 में पद्म विभूषण शामिल है। उन्हें 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। पद्म अवार्डी डॉक्टर वी शांता प्रसिद्ध भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष 93 में निधन हो गया। 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर वी शांता एक प्रसिद्ध भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर संस्थान अडेयार, चेन्नई, तमिलनाडु के अध्ययन का 93 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वह पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करता है। उनका जन्म 11 मार्च 1927 को चेन्नई के मायलापुर में हुआ था। वह भारत में सभी रोगियों के लिए अच्छी गुणवत्ता और सस्ती कैंसर उपचार की पहुंच प्रदान करने के अपने प्रयासों के लिए जानी जाती है। डॉक्टर वी शांता के बारे में अडेयार कैंसर संस्थान के साथ एसोसिएशन: 1955 से वह अडेयार कैंसर संस्थान से जुड़ी हुई है। उन्होंने संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समितियों का सदस्य: वह स्वास्थ्य और चिकित्सा पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों की सदस्य थी, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सलाहकार समिति भी शामिल है। पुरस्कार और सम्मान: उन्हें 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में चिकित्सा के लिए क्षेत्र में पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2005 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। वह दिल्ली के नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का साथी के रूप में चुनी गई। कैंसर संस्थान के बारे में और डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी द्वारा स्थापित किया गया था, जो भारत में चिकित्सा में स्नातक होने वाली पहली महिला थी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी। बुक और ऑथर: एम वेंकैया नायडू ने अब्दुल कलाम निन्नायुबुगलुक्कू मरण मिलय शीर्षक विशेष तमिल पुस्तक का विमोचन किया। 16 जनवरी 2021 को एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति, ने चेन्नई, तमिलनाडु में राजभवन में अब्दुल कलाम निन्नायुबुगलुक्कू मरण मिलय अमर यादें नामक एक तमिल पुस्तक का विमोचन किया। यह दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ एम नजीमा मरैकायर ट्रस्टी का प्रबंध है। अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन हैं। मुख्य लोग: डॉक्टर मणिकम, अध्यक्ष MCET, डॉक्टर महालिंगम, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर सिरपी बालासुब्रमण्यम, लेखक और कवि, और श्री APJ शेख सलीम AK संस्थापक AKIF उपस्थित है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में मुख्य तथ्य: अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015 एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम किया। वह भारत में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले कुंवारे थे। वह राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत रत्न पाने वाला तीसरा राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मेडिकल टेक संस्थान को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी नाम दिया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
नेशनल मेमोरियल का निर्माण पेईकुरुम्बू, रामेश्वरम, तमिलनाडु में किया गया। इम्पोर्टेंट डे 16वीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF 2006 में इसके संगठन को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 जनवरी को NDRF स्थापना दिवस मनाता है। 2021 में 16वें NDRF स्थापना दिवस का जश्न मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। NDRF गठन 1990 और 2004 के बीच लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन के लिए वैधानिक प्रावधान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए किया गया था। संरचना NDMA NDRF का मूल निकाय NDRF की देश के 12 विभिन्न देशों में 8 स्वनिहित विशेषज्ञ खोज और बचाव दल के साथ 12 बटालियन और 13,000 से अधिक व्यक्ति हैं। 12 बटालियन सीमा सुरक्षा बल BSF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF से प्रत्येक 3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल से प्रत्येक 2 भूमिकाएं हैं। NDRF की महत्वपूर्ण भूमिका भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता है। वे आपदा और आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष कार्य बल है। NDRF ने 100 महिलाओं, आपदा सेनानियों और बचाव दल के पहले बैच को शामिल किया गया। यह टीम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गुड़मुक्तेश्वर टाउन में गंगा नदी के किनारे तैनात थी। NDRF के बारे में महानिदेशक एशियन प्रावधान भावार्थ आपदा सेवा सदैव के तहत में कार्य गृह मंत्रालय मुख्यालय नई दिल्ली। पंजाब CM ने घर घर रोजगार के कारोबार मिशन के तहत 7219 FPS का आवंटन शुरू किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर घर रोजगार के कारोबार मिशन के तहत राज्य भर में 7219 उचित मूल्य की दुकानें को आवंटित की शुरुआत की। FPS का आवंटन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा। योजना के कारण लगभग 30,000 लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से राज्य सरकार ने 15 लाख से अधिक प्लेसमेंट स्वरोजगार की सुविधा प्रदान की। फोर्थ, नागरिक आपूर्ति विभाग PDS में रिसाव को रोकने के लिए बायोमेट्रिक स्मार्ट राशन कार्ड का उपयोग करके ePOS पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के तहत कदम उठाए हैं। यह पहल राज्य के युवाओं को नौकरी के अवसर भी प्रदान करेगी, क्योंकि सरकार ने राज्य में 7219 FPS को लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंजाब के बारे में झीलें हरिके झील, कंजाली झील, रोपड़ झील, राज्यपाल VP सिंह बदनौर। तेलंगाना और गुजरात ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भागीदारी की। विभिन्न फोकस क्षेत्र में पूंजी जुटाने के लिए तेलंगाना सरकार के हब महिला उद्यमिता हब और गुजरात सरकार के फर्स्ट हब इंडिपेंडेंट हब ने महिलाओं द्वारा स्टार्टअप को सक्षम और समर्थन करने के लिए वर्चुअल तरीके से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि 2 राज्य सरकारों ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है। इस साझेदारी से न केवल तेलंगाना और गुजरात की महिला उद्यमियों बल्कि पूरे भारत के अन्य लोगों को भी फायदा होगा। WE हब भारत की पहली राज्य नेतृत्व वाली इनक्यूबेटर है जो विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए है। इसे 2017 में स्थापित किया गया था। MOU पर जयेश रंजन, तेलंगाना IT और उद्योग प्रधान सचिव, और अंजू शर्मा, गुजरात उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रमुख सचिव ने हस्ताक्षर किए। प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए लगभग 240 महिला उद्यमियों का चयन किया जाएगा और फिनटेक, एडटेक और
मेडिटेक जैसे फोकस क्षेत्रों में सह उष्यमान कार्यक्रम के लिए भी इसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अपनी स्थापना के बाद से WE हब ने 3400 से अधिक महिला उद्यमियों, 11 स्टार्टअप कार्यक्रमों, लगभग 148 स्टार्टअप के ऊष्मायन के साथ काम किया है और 300 से अधिक नौकरियों का सृजन किया गया है। WE हब राज्य में महिला उद्यमियों के विकास के लिए आई हब के साथ इन अनुभव को साझा करेगा। साथ में संगठन भारत और दुनिया भर में महिला उद्यमिता के समर्थन, सुधार और स्थिरता के लिए एक खाका भी बनाएगा। कार्यक्रम फरवरी 2021 के पहले सप्ताह से शुरू होगा। हाल के संबंधित खबरें। दुनिया भर में व्यवसाय में महिला उद्यमियों को मामले उन्हें सशक्त बनाने और समर्थन करने के लिए 19 नवंबर को दुनिया भर में महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। WE हब के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप्ति रावुला, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना। हब के बारे में अध्यक्ष अंजू शर्मा, स्थान अहमदाबाद गुजरात। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। 15 जनवरी 2021 को केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केरल को ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना है और केरल के शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। बजट ने 2021-22 में 8 लाख नौकरियां पैदा करने वाला लक्ष्य रखा है। राजस्व प्राप्ति INR 12,8375.88 करोड़, राजस्व व्यय INR 12,8375.88 करोड़, राजस्व घाटा INR 16,910 करोड़। सरकार ने राजस्व घाटा 1% से नीचे लाने, राजकोषीय घाटा कम करे और राज्य के स्वराज्य में 15% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। राजस्व प्राप्तियां रसीदें जो न तो देनदारियां पैदा करती है और न ही परिसंपत्तियों को कम करती है। राजस्व व्यय वेतन, पेंशन, सब्सिडी और रुचियों का भुगतान, इसकी परिचालन आवश्यकताओं के लिए सरकार द्वारा किए गए खर्च भी। राजस्व घाटा यह तब होता है जब राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। शिष्टों की बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी विकास चुनौती। INR 200 करोड़ केरल विकास और नवाचार रणनीति परिषद के लिए अलग रखा गया है ताकि यूथ के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सके। उद्योग 4.0 4.0 डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस स्किल्स और फिनटेक स्किल्स के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय में काम करने के लिए विदेश से युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए INR 50,000 से 1 लाख रुपये में से लेकर 500 नवा केरल की पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप दी जाएगी। 6 पॉइंट प्रोग्राम के तहत 2500 स्टार्टअप 20,000 लोगों की रोजगार प्रदान करेगा और 2021 से 22 में शुरू किया जाएगा। 2021 से 22 में स्थापित किए जाने वाला लगभग 16,000 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज INR 2,000 करोड़ उद्यमों को बढ़ावा देने में रखा जाएगा। गरीब उन्मूलन INR 600 करोड़ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए 5 वर्षों की आवंटित किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन योजना की घोषणा भी की गई है। कृषि, मत्स्य पालन और तटीय विकास मत्स्य क्षेत्र के लिए INR 1,500 करोड़ और तटीय विकास के लिए INR 250 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लगभग 10,000 परिवारों की विभिन्न योजना के तहत घर प्रदान किए जाएंगे। INR 258 करोड़ कृषि मशीनीकरण और बागवानी विकास के लिए आवंटित किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल उपाय, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट, पर्यावरण के अनुकूल निर्माणों के लिए एकमुश्त भवन कर पर 50% की छूट। मम्मी कोई नहीं, हमें कहाँ हो। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस CNG पर वैल्यू एडेड टैक्स घटाकर 5% किया जाना है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा 2021-22 में 236 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन विपणन के लिए INR 1000 करोड़ का उच्चतम आवंटन। मुजिरिस कोच्चि बेनेले के लिए INR 7 करोड़। कोझिकोड तिरुवनंतपुरम हेरिटेज प्रोडक्ट्स के लिए INR 50 करोड़। पर्यटन क्षेत्र में उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण। केरल की फ्लैगशिप परियोजनाओं के लिए निधि आवंटन। केप फोन केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए INR 166 करोड़, जो सभी के लिए सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। सिल्वर रेल कासरगोड तिरुवनंतपुरम के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर वर्तमान में 12 घंटे की तुलना में 4 घंटे के भीतर राज्य के एक छोर को दूसरे से जोड़ना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवाएं देने की परियोजना कारुण्य एट होम। केरल के बारे में स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। नदियाँ पेरियार, पंबा, चालकुडी नदी है।